डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक और ऐतिहासिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी व्यक्ति, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने कैसे बच्चे को देखा जो अपमान, प्यास और अकेलेपन के बीच खुद पर भरोसा करना सीख रहा था। लेकिन आज मैं ये समझना चाहती हूँ रोशन, जब एक बच्चा रोज अपमान सहते सहते सोचना शुरू कर देता है, तो क्या वही पल उसके जीवन की दिशा तय करता है? बहुत हद तक हाँ स्मृति। और यही वो समय था जब भीमराव का जीवन सिर्फ दुख सहने की कहानी नहीं रहा, बल्कि सोचने और समझने की यात्रा बन गया। हम किस उम्र की बात कर रहे हैं? लगभग सन 1897 से 1900 के बीच की। भीमराव तब करीब 6 से 9 साल के थे। यही वो दौर था जब उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ने तय कर लिया था कि उनका बेटा सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि सवाल करने के लिए पढ़ेगा। लेकिन रोशन, उस समय पढ़ाई तो सभी के लिए आसान नहीं थी, खास तौर पर उनके जैसे बच्चों के लिए। बिल्कुल। सन 1897 में जब भीमराव को औपचारिक रूप से स्कूल में दाखिला मिला, तब भारत में शिक्षा अधिकार नहीं थी, वो एक विशेषाधिकार थी। और विशेषाधिकार हर किसी को नहीं मिलता। तो स्कूल में हालात कैसे थे? बाहर से स्कूल था, अंदर से समाज की सख्त तस्वीर। भीमराव को कक्षा में अलग बैठाया जाता, अक्सर जमीन पर, कभी कभी दरवाजे के पास। लेकिन अब फर्क ये था कि वो ये सब सिर्फ सह नहीं रहे थे, वो इसे समझ रहे थे। समझ रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, वो ये समझने लगे थे कि समस्या उनकी क्षमता की नहीं, उनके जन्म की है। और यही समझ बहुत भारी होती है। एक बच्चा अगर ये समझ जाए कि वो गलत नहीं है, तो फिर दर्द किस बात का होता है? दर्द इस बात का होता है कि दुनिया उसे गलत मानती है। सन 1898 और 1899 के आसपास भीमराव पढ़ाई में लगातार अच्छा कर रहे थे। यही बात कई लोगों को खटकने लगी। क्योंकि समाज को ये मंजूर नहीं था कि एक अछूत बच्चा बाकियों से आगे निकले। बिल्कुल। ताने अब और खुले हो गए थे। इतना पढ़कर क्या कर लोगे? तुम्हारी औकात क्या है? ये बातें अब रोजमर्रा की थीं। और भीमराव इन सब पर क्या करते थे? वो जवाब नहीं देते थे, लेकिन चुप भी नहीं रहते थे। वो किताबें पढ़ते थे, इतिहास, धर्म, कानून की शुरुआती बातें। वो जानना चाहते थे कि समाज ऐसे क्यों बना। यानी ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश थी। सही कहा। सन 1900 के आसपास भीमराव को यह एहसास होने लगा कि उनका दर्द अकेले का नहीं है। उनके जैसे हजारों बच्चे हैं जो चुप हैं क्योंकि उन्हें बोलने की इजाजत नहीं। ये एहसास बहुत बड़ा मोड़ होता है। और यहीं से एक नई चीज जन्म लेती है, जिसे हम कह सकते हैं चुपचाप प्रतिरोध। प्रतिरोध? बिना नारे के, बिना शोर के? हाँ, ज्ञान के जरिए। भीमराव ने तय कर लिया था कि अगर समाज उन्हें नीचा दिखाना चाहता है तो वो खुद को ऊंचा बनाएंगे। रोशन, क्या पिता को ये बदलाव दिख रहा था? पूरी तरह। और इसलिए पिता और सख्त हो गए। समय पर उठना, पढ़ाई में कोई ढील नहीं, और सबसे जरूरी बात, खुद को कभी कम मत समझना। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी? कुछ जिंदगियां हल्की नहीं होती स्मृति, उन्हें इतिहास भारी बना देता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहीं से भीमराव का बचपन धीरे धीरे खत्म होने लगा? हाँ, और यहीं से एक विद्यार्थी, एक विचार बनने लगा। और जब कोई विचार बनता है तो समाज उसे आसान रास्ता नहीं देता। और अगला रास्ता और भी कठिन था, क्योंकि अब भीमराव सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वो सवाल कर रहे थे। और सवाल सत्ता को पसंद नहीं आते। बिल्कुल। और यही सवाल आगे चलकर उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां अपमान और ज्यादा खुलकर सामने आएगा। रोशन, पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे भीमराव के अंदर चुपचाप सवाल जन्म लेने लगे थे। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ, जब सवाल मन में होते हैं और दुनिया लगातार दबाने की कोशिश करती है, तो टकराव कब होता है? टकराव तब होता है स्मृति, जब अपमान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि सार्वजनिक हो जाता है। और भीमराव की जिंदगी में ऐसा ही एक दौर आया सन 1901 से 1903 के बीच। ये वही समय है जब वो स्कूल में और आगे बढ़ रहे थे? हाँ, भीमराव अब प्राइमरी शिक्षा के आगे बढ़ चुके थे। उनकी समझ तेज थी, याददाश्त मजबूत थी, और पढ़ाई में वो लगातार अच्छे परिणाम ला रहे थे। यही बात अब और लोगों को खटकने लगी। क्योंकि समाज ये सहन नहीं कर पा रहा था कि तय सीमा टूट रही है। बिल्कुल। सन 1901 के आसपास एक घटना घटी जो भीमराव के मन में हमेशा के लिए बैठ गई। स्कूल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। कक्षा के बच्चे बैठे थे, शिक्षक मौजूद थे। और भीमराव भी? हाँ, लेकिन उनकी जगह फिर वही थी, सबसे अलग, सबसे पीछे। कार्यक्रम के दौरान उन्हें कुछ पढ़ने के लिए कहा गया।
भीमराव खड़े हुए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। ये तो सामान्य बात लगती है। यहीं पर असामान्य हुआ। कुछ ही पंक्तियों के बाद एक शिक्षक ने उन्हें रोक दिया। कहा गया कि तुम यहाँ खड़े नहीं हो सकते। कारण पढ़ाई नहीं था, कारण फिर वही था, जाति। सबके सामने? हाँ स्मृति, पूरे स्कूल के सामने। और ये वो क्षण था जब अपमान सिर्फ शरीर तक नहीं रहा, वो आत्मा तक पहुंचा। ऐसे क्षण किसी बच्चे को पूरी तरह तोड़ सकते हैं। अधिकतर को तोड़ देते हैं, लेकिन भीमराव उस दिन टूटे नहीं। वो चुप रहे, उन्होंने कोई बहस नहीं की, लेकिन उनके भीतर एक फैसला लिया जा चुका था। कौन सा फैसला रोशन? कि वो अब खुद को कभी कम नहीं समझेंगे। ये बहुत बड़ा मोड़ है। और यही मोड़ 1902 और 1903 के बीच और गहरा होता गया। अब भेदभाव केवल स्कूल तक सीमित नहीं था। पानी, बैठने की जगह, छूने की मनाही, ये सब अब खुले रूप में होता था। और लोग इसे सामान्य मानते थे। हाँ, क्योंकि समाज जिस अन्याय को रोज देखता है उसे सामान्य बना लेता है। लेकिन भीमराव अब इसे सामान्य नहीं मानते थे। तो वो क्या करते थे? वो पढ़ते थे, और ज्यादा पढ़ते थे। सन 1903 के आसपास उन्होंने धर्मग्रंथों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कानून और समाज की शुरुआती समझ यहीं से बननी शुरू हुई। यानी उनका सवाल अब सिर्फ मेरे साथ क्यों नहीं था। हाँ, अब सवाल था, ये व्यवस्था ऐसी क्यों है। और जब सवाल व्यवस्था पर उठे तो संघर्ष और गहरा हो जाता है। बिल्कुल। इसी दौर में भीमराव ने अपने पिता को कहते सुना कि ज्ञान ही एकमात्र रास्ता है जिससे सम्मान पाया जा सकता है। क्या पिता को डर नहीं लगता था? डर लगता था, लेकिन डर से बड़ा था भविष्य। वो जानते थे कि अगर बेटा यहाँ झुक गया तो जिंदगी भर झुकता रहेगा। तो भीमराव अंदर से मजबूत हो रहे थे। हाँ, धीरे धीरे। वो अब अपमान से डरते नहीं थे, वो उसे समझने लगे थे। और शायद यहीं से उनकी सोच बाकी बच्चों से अलग हो गई। यहीं से एक साधारण छात्र एक असाधारण चेतना बनने लगा। लेकिन रोशन, इतनी समझ, इतनी जल्दी, क्या समाज इसे चुपचाप सहने वाला था? नहीं स्मृति, अगला दौर और भी कठिन था, क्योंकि अब भीमराव ऐसी शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्हें पूरे समाज का सामना करना था। यानी असली परीक्षा अभी बाकी थी। हाँ, और वही परीक्षा एपिसोड 2 के अगले हिस्से में उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली है। रोशन, अब तक हमने देखा कि भीमराव चुपचाप सहने वाले बच्चे से सोचने वाले छात्र बन चुके थे। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ, जब पढ़ाई का स्तर बढ़ता है तो क्या भेदभाव कम होता है या और ज्यादा साफ दिखने लगता है? अक्सर भेदभाव ऊपर जाते ही और खुलकर सामने आता है स्मृति, और भीमराव की जिंदगी में ये बात सन 1904 के बाद बहुत साफ दिखने लगी। 1904 यानी वो समय जब वो हाई स्कूल की ओर बढ़ रहे थे? हाँ, सन 1904 में भीमराव ने हाई स्कूल शिक्षा की शुरुआत की। ये दौर सिर्फ किताबों का नहीं था, ये सामाजिक परीक्षा का दौर था। क्योंकि अब वो सिर्फ बच्चा नहीं रहे थे। बिल्कुल, अब वो एक ऐसे छात्र थे जो सवाल समझता था और जवाब खोजने की क्षमता रखता था। लेकिन समाज अब भी वही था। तो स्कूल में क्या बदलाव आया? पढ़ाई कठिन हुई, लेकिन भीमराव के लिए ये कठिनाई रुकावट नहीं बनी। वो गणित, इतिहास और भाषा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सन 1905 और 1906 के बीच उनके नाम के साथ पहली बार अच्छा छात्र जुड़ने लगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, लेकिन यही बदलाव कुछ लोगों को अस्वस्थ करने लगा, क्योंकि समाज को ये मंजूर नहीं था कि जिसे उसने नीचे रखने की कोशिश की वो ऊपर उठ रहा है। तो विरोध और खुला हो गया। हाँ, सन 1906 के आसपास भीमराव को कई बार कक्षा में अलग थलग किया गया। कभी किताबें उनसे दूर रखी गईं, कभी उन्हें अनदेखा किया गया। ये सब अब भी चलता रहा। हाँ, लेकिन फर्क ये था कि अब भीमराव इसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो चुप थे, लेकिन कमजोर नहीं। रोशन, क्या यही वो समय था जब उन्होंने पहली बार महसूस किया कि पढ़ाई उन्हें समाज से टकराने की ताकत दे रही है? बिल्कुल। सन 1907 आया और ये साल भीमराव की जिंदगी में पहली बड़ी शैक्षणिक जीत लेकर आया। क्या हुआ 1907 में? 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये सिर्फ एक परीक्षा पास करना नहीं था, ये इतिहास था। इतिहास? हाँ, वो अपने समाज से मैट्रिक पास करने वाले पहले छात्रों में से एक थे। एक अछूत बच्चा मैट्रिक पास करता है, उस समय ये कितना बड़ा झटका रहा होगा समाज के लिए। बहुत बड़ा। कुछ लोगों ने चुप्पी साध ली, कुछ ने खुला विरोध किया, लेकिन भीमराव के लिए ये क्षण पहली बार ये साबित कर रहा था कि योग्यता जन्म से बड़ी होती है। उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा?
आत्मविश्वास, लेकिन घमंड नहीं। वो जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत है। और परिवार? पिता के लिए ये गर्व का क्षण था। सन 1908 के आसपास भीमराव को आगे की पढ़ाई के लिए समर्थन मिलने लगा। यानी अब उनके लिए कॉलेज का रास्ता खुल रहा था। हाँ, लेकिन कॉलेज का रास्ता सिर्फ किताबों से नहीं, समाज से होकर जाता है। और समाज अब भी तैयार नहीं था। बिल्कुल। कॉलेज की ओर बढ़ते हुए भीमराव ये समझ चुके थे कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं है, वो एक प्रतीक बनते जा रहे थे। एक ऐसे प्रतीक का जो सवाल करता है। और सवाल हमेशा डर पैदा करते हैं। तो रोशन, क्या हम कह सकते हैं कि 1907 के बाद भीमराव अब सिर्फ छात्र नहीं रहे? हाँ, वो अब एक उम्मीद बन चुके थे। लेकिन उम्मीद अक्सर निशाना भी बनती है। और यही होने वाला था, क्योंकि कॉलेज का दौर भीमराव के लिए अब तक का सबसे कठिन इम्तिहान लेकर आ रहा था। यानी अगला हिस्सा और भी गहरा होगा। हाँ, क्योंकि अब टकराव सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगा। रोशन, 1907 में मैट्रिक पास करने के बाद भीमराव की जिंदगी में एक नया दरवाज़ा खुल चुका था। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या कॉलेज उनके लिए राहत लेकर आया या संघर्ष का नया मैदान बन गया? कॉलेज स्मृति भीमराव के लिए आसान रास्ता नहीं था। सन 1908 भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में दाखिला लिया। ये वही साल था जब पहली बार उन्हें लगा कि वो भारत की बौद्धिक दुनिया के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। एल्फिंस्टन कॉलेज? उस समय ये बहुत बड़ा नाम था। हाँ, और यही बात उनकी सफलता को और असहज बना रही थी। कॉलेज में छात्र अलग थे, शिक्षक अलग थे, लेकिन सोच अब भी बहुत हद तक वही थी। तो क्या भेदभाव यहाँ भी मौजूद था? था, लेकिन एक अलग रूप में। यहाँ कोई खुलकर उन्हें नीचा नहीं दिखाता था, लेकिन दूरी साफ महसूस होती थी। कभी बैठने में, कभी बातचीत में, कभी नजरों में। यानी अपमान अब शब्दों में नहीं, खामोशी में था। बिल्कुल, लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। भीमराव अब सिर्फ छात्र नहीं थे, वो एक मैट्रिक पास कॉलेज स्टूडेंट थे, और ये पहचान कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। क्या उन्हें कॉलेज में कोई समर्थन भी मिला? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ प्रोफेसर उनकी प्रतिभा को पहचानने लगे थे। उनके उत्तर स्पष्ट होते थे, तर्क मजबूत होते थे, और विचार बाकियों से अलग। तो पहली बार उन्हें सम्मान भी मिलने लगा। हाँ स्मृति, धीरे धीरे। सन 1909 के आसपास भीमराव की पहचान एक गंभीर छात्र के रूप में बनने लगी। कुछ छात्र उनसे चर्चा करने लगे, कुछ शिक्षक उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। ये सुनकर लगता है कि संघर्ष थोड़ा हल्का हो गया होगा। हल्का नहीं, बस बदल गया, क्योंकि जैसे जैसे सम्मान बढ़ता है, वैसे वैसे विरोध और चुप हो जाता है। चुप विरोध शायद ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। भीमराव को कई बार यह एहसास हुआ कि उनकी सफलता कुछ लोगों को असहज कर रही है, लेकिन इस बार वो पीछे हटने वाले नहीं थे। तो उन्होंने इस स्थिति का सामना कैसे किया? पढ़ाई से। वो समाजशास्त्र, राजनीति और इतिहास में गहरी रुचि लेने लगे। सन 1909 के बाद उनकी पढ़ाई सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रही। वो जानना चाहते थे कि समाज चलता कैसे है, कानून किसके लिए बनता है और शक्ति किसके पास होती है। यानी कॉलेज उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं दे रहा था, वो उन्हें दिशा दे रहा था। सही कहा। और इसी समय उनके मन में एक बात और साफ होने लगी कि अगर बदलाव लाना है तो ज्ञान के साथ साथ संगठन भी चाहिए। ये बहुत बड़ी सोच है, खासतौर पर उस समय के लिए। और यही सोच भीमराव को बाकी छात्रों से अलग बनाती थी। सन 1910 के आसपास वो ये समझ चुके थे कि उनकी लड़ाई लंबी है, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक विचार था। और विचार कभी मरते नहीं। बिल्कुल। कॉलेज जीवन ने भीमराव को ये सिखा दिया था कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और उन्होंने कमाने का रास्ता चुन लिया था। तो रोशन, क्या हम ये कह सकते हैं कि एपिसोड 2 के अंत तक भीमराव पूरी तरह बदल चुके थे? हाँ, अब वो सिर्फ अपमान सहने वाले नहीं थे, वो एक ऐसे छात्र बन चुके थे जो जानता था कि उसे क्या चाहिए। और आगे? आगे दुनिया और बड़ी होने वाली थी, क्योंकि अब भीमराव की पढ़ाई भारत की सीमाओं से आगे जाने वाली थी। यानी अगला एपिसोड सिर्फ भारत का नहीं होगा। बिल्कुल, यहीं एपिसोड 2 समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे विदेश जाने का सपना, पहली बड़ी छात्रवृत्ति और वो क्षण जब भीमराव भारत से बाहर कदम रखते हैं।
ये वीडियो एक ऐतिहासिक और शैक्षिक बायोग्राफी पर आधारित है। इसमें दिखाई गई घटनाएं और संवाद इतिहास से प्रेरित हैं और दर्शकों को जानकारी और प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या व्यक्ति के प्रति नफरत, भेदभाव या अपमान फैलाना नहीं है। हम सभी महापुरुषों और समाज के प्रति पूरा सम्मान रखते हैं। कृपया इस वीडियो को शिक्षा और समझ के दृष्टिकोण से देखें।